सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। समंदरी जो तूफ़ान है कराची के जुनूब की जाने बढ़ रहा है और इसके जो असरात हैं वो अभी से नज़र आना शुरू हो गए हैं। समंदरी तूफ़ान की जो तबाही है और जानी नुकसान से बचने के लिए सिविल इंतज़ामिया और फ़ौज पूरी तरह से मुतहरिक हैं। तूफ़ान के पेश नज़र ठट्ठा, बदीन और सजावत समेत साहिली पट्टी से इनखला तेज़ कर दिया गया है और तूफ़ान की आमद से पहले 90,000 अफराद का इनखला मुकम्मल करने का टारगेट है, जिसके बायस केटी बंदर शहर खाली करा लिया गया है, जबकि बदीन और सजावत से भी जो मुतासरीन है उनकी रिलीफ कैंपों में मुंतकिली की जा रही है। अच्छा, कराची, कैंट और बदीन और हैदराबाद से पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने साहिली इलाकों में भेजे गए हैं और इसके साथ साथ मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, अगर मैं कहूँ कि वो भी किसी तूफ़ान से कम नहीं है, तो आप लोग सेकंड करेंगे, अग्री करेंगे इस बात से। अच्छा, 9 मई को पेश आने वाले जो तूफ़ान दहशतगर्दी है उसके वाक़यात के बाद जो कई सियासी बुर्ज हैं जड़ से उखड़ चुके हैं, जिसके बाद सियासतदानों की जो नकलो हमल है दोबारा से सियासत में आने और उजड़ी हुई सियासी साख को बहाल करने का सिलसिला भी जारी है, जिसके लिए एक नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं कि तेज़ी से जो मुतासरीन की आमद है उसका सिलसिला जारी है। और इतलात ये हैं कि जी IPP के जो सरबराह हैं जहांगीर खान तरीन साहब वो इस वक्त अहम तरीन मुलाकातों के लिए लंदन में हैं और जहांगीर तरीन साहब वो सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने PTI को 2018 में हुकूमत में लाने के लिए एक तवाना जमात बनाने के लिए कह लें कि एड़ी चोटी का जोर लगाया था और अब जब वो ख़ुद अपनी जमात बना चुके हैं तो आप ज़रा देखिए कि कितना ज़ोर लगाएंगे। मगर बात सिर्फ जहांगीर खान तरीन साहब की नहीं है, पाकिस्तान और इसके अवाम की है। सियासत जो अगर हम बात करूँ और ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मैं बात करूँ तो बात सिर्फ इस पार्टी की नहीं है, बात है पाकिस्तान के इस्तेहकाम की कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा। अब सवाल आता है ज़हनों में, क्या यही पुराने चेहरे नाकाम सियासतदान इस्तेहकाम ला पाएंगे और जो जमात यानी मुस्लिम लीग नून इन पर ये जो आज इनका एतमाद और नून लीग इन पर एतमाद का इजहार कर रही है, माजी में इनसे कितनी खाइफ थी, कितनी नाराज़ थी, बहुत कुछ कहा गया था और जो कहा गया था वो ऑन रिकॉर्ड भी है। और आपको हमारे एक सेगमेंट है, टीम अगर रेडी है तो ज़रा चलाइएगा। सेगमेंट का नाम है जी पकड़ा गया। एक बार फिर बात करते हैं, बात ये कि जी एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में हम देख रहे हैं कि फूट पड़ना शुरू हो गई है और IPP पर नून लीग का जो बढ़ता हुआ एतमाद है, सीट एडजस्टमेंट की इतलात हैं, बाद में पीपल्स पार्टी की जीत है, वज़ीर आला सिंध के वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और नवाज शरीफ साहब के लिए दोबारा से वज़ारत उज़्मा की राहें हमवार होना दोनों जमातों में सर्द जंग का रूप धार चुकी है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, तारुफ़ करवा दूँ जी। पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन की है, JUI फेस से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस्तेकाम पार्टी से मुराद राज साहब ने हमें ज्वाइन किया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप सबकी इजाज़त से मैं ज़रा हसन मुर्तज़ा साहब से शुरू करना चाहूँगी। हसन मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है वो लड़खड़ा रहा है, इस हवाले से खबरें आ रही हैं, तासुर जो कायम हो रहा है, ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, कितनी सदाकत है इसमें? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दो मुख्तलिफ नजरियात की जमातें हैं, दो मुख्तलिफ मैनिफेस्टो पे काम कर रही हैं, दो जमातें, उनका इत्तेहाद हुआ किसी भी एक यकनकाती एजेंडे के ऊपर और उसको पाया तकमील तक पहुंचाया उन्होंने सबने मिलके। अब अगर ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी अपनी तर्ज सियासत छोड़ देगी, PMLN अपनी तर्ज सियासत छोड़ देगी, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल ही समझ से बालातर बात है कि आप किस नज़र से देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कोई जम हो गई है नून लीग में या नून लीग पीपल्स पार्टी में जम हो गई है। हम ही दो सियासी जमातें हैं जो हमेशा से आपस में टकराती आई हैं। अभी भी हम देख रहे थे ये जब ये कराची में भी बिलावल साहब और जो शहबाज शरीफ साहब जब इकट्ठे खड़े हुए थे, जब कराची में चले शुक्र है कुछ मंसूबों का आगाज़ हो गया है, जब बिलावल साहब ने कहा था कि जी मैं तो खुद टैंकर से पानी लेता हूँ, तब भी इत्तेहाद की और इत्तेफाक की बातें हो रही थी जो सुन के अच्छा लग रहा था। देखिए, गुजारिश ये है कि जो कोशिश आपकी है वो शायद उस तरह ना हो, लेकिन हमने आपस में इलेक्शन तो लड़ने हैं। जिस तरह आप लड़ाना चाहते हैं शायद वो तो पूरा ना हो सके आपका ख्वाब। अरे हम क्यों लड़ाना चाहेंगे हसन भाई, क्या बात कर दी आपने, हम क्यों लड़वाना चाहेंगे? मेरी यार सुने ना, हम तो सवाल उठा रहे हैं, लड़ाई हमने लड़नी है ना। मेरे से पूछे हम लड़ाई किस तरह लड़ना चाहते हैं। आपने तो इल्जाम लगा दिया ना कि मैं लड़वाना चाह रही हूँ, हम लड़वाना चाह रहे, तो गलत बात है।
मेरी यार सुने ना, ये सियासी लड़ाई जो है, सवाल ये उठाया जा रहा है ना कि पहले बड़ा इत्तेहाद था, इत्तेफाक था, अब सुनने में आ रहा है कि इत्तेहाद जो लड़खड़ा रहा है, सीधी सी बात बनते रहते हैं। ये एमआरडी भी इस मुल्क में बनी थी, एआरडी भी इस मुल्क में बनी थी, भुट्टो साहब के कातिलों के साथ भी बैठ के हमने बातचीत की थी। ये मुल्क तो सवाल का मतलब है कि आप लड़ाई करवाना चाह रहे हैं? मेरा मतलब है अच्छा ये बताएं हसन मुर्तज़ा साहब, चले एक चीज बताएं, नहीं लेके जाते। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। हसन साहब चले ये बता दें कि पीपल्स पार्टी है, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम से खुश है? नहीं, हमें किसी के खड़े होने से खुशी कोई नहीं, लेट जाने से हमें दुख कोई नहीं। वो अपनी सियासत उन्होंने करनी है, वो 10 पार्टियां बनाए हमारी सर आंखों पे। हम तो उस वक्त भी कहते थे जब तहरीक इंसाफ बन रही थी कि नया पाकिस्तान इन मिस्त्रियों और इन इंजीनियर्स के साथ तो नहीं बन सकता, उसमें भी हमारा कहना सच हुआ। हम आज भी कह रहे हैं कि ये अभी खुद इन्हें तो खुद अभी इस्तेहकाम की जरूरत है, ये पाकिस्तान को इस्तेहकाम नहीं दे सकते। हम भी आज भी ये कह रहे हैं, आपका इख्तलाफ हो सकता है, दूसरे का इख्तलाफ हो सकता है। अच्छा, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से आप इज़हार ख्याल कर रहे हैं कि इनको खुद इस्तेहकाम की जरूरत है? मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ कि बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, एक सियासी प्लेटफॉर्म बना है। चले इसका जवाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जो पहले पीटीआई में थे उनसे बात कर लेते हैं। मुराद राज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने हसन मुर्तज़ा साहब को भी सुना, तो बाकी भी इस्तेहकाम लाना है, मुस्तहकम करना है, तो वो कह रहे हैं जिसके लिए तो आप लोगों को खुद भी इस्तेहकाम की बहुत ज़रूरत है। इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या जवाब बनता है? एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, जो लोग दूसरी पार्टीज के साथ या स्पेशली पीटीआई के साथ इस वक्त खुश नहीं हैं और जो छोड़ के आ रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जिसमें सब आ रहे हैं। आपने देखा है जो लोग आ चुके हैं वो MNAs भी रहे हैं, MPAs भी रहे हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी रहे हैं और फेडरल मिनिस्टर्स भी रहे हैं। सो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी की बात की जा सकती है। और अभी जो हसन मुर्तज़ा साहब ने बात की, उनकी पार्टी को भी माशाल्लाह 40 साल से ज्यादा हो गए। सो जिन हालात में पाकिस्तान है वो उनको भी पता है और हमें भी पता है, और पिछले साल से ऊपर से वो भी हुकूमत में बैठे हुए हैं। सो जो हालात इस मुल्क के हुए हैं वो उनको भी पता है, हमें भी पता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए अगर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन आना है, जब इलेक्शन आएगा तगड़ा इलेक्शन इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे और फैसला सबके सामने आ जाएगा, अवाम क्या फैसला करती है। ठीक है, अच्छा नहीं, मुफ्ती किफ़ायत साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपको भी लगता है कि ये इस्तेहकाम की इनको बहुत ज़रूरत है? आप हसन मुर्तज़ा साहब की बात से अग्री करते हैं? और साथ ही ज़रा कि मौलाना साहब जो है PDM के सरबराह हैं, तो हुकूमती जो कारकर्दगी है उससे खुश हैं? हुकूमती कारकर्दगी से अगर हम नाराज़ होते तो फिर हम हुकूमत में ना होते ना। हम हुकूमत में हैं, उसका हिस्सा हैं, तो हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, बोझ तकसीम किया है, तो हम इससे उसी तरह निपट रहे हैं। मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फैसले करने हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि फैमिली का हक हम और फी का खुद। अगर हुकूमत अच्छा कर रही है तो आवाज़ बढ़ा दीजिए, और अगर उसके अंदर कुछ कमजोरी है तो खाना होगा। दूसरा सवाल आपका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आईन हक है, हर एक आदमी को अपनी पार्टी बनाए और उसके अंदर जो लोग शामिल थे उनकी मर्जी है। लेकिन ज़ाहिर है इन लोगों ने एक हफ्ते तक इमरान खान के साथ काम किया और इमरान खान की जो सियासत है वो पार्टी से और अलग है। तो ये लोग अगर इन जमातों में जाते हैं तो वहाँ उनका जाना फिट नहीं होता। अब ये अलग जमात बनाई, इसको आप तहरीक इंसाफ भी कह सकते हैं। अब एक नई पार्टी है, अभी इंतखाब आया नहीं है, तो हम पहले से उसके बारे में कुछ तय कर सकते हैं कि ये खिलाफ हो जाएगी। ये लोग अपनी मेहनत करें और कारगुजारी दिखाएं। ये आने वाले इलेक्शन जो होगा वो अंदाज़ों और तखमीनों पर नहीं होगा, बेहतर कारगुजारी पर होगा, और जिसकी कारगुजारी बेहतर होगी वो पंजाब जीत जाएगा, और अगर कारगुजारी कमज़ोर होगी तो वो हार जाएगा। और ये तमाम खतोहार इलेक्शन से के साथ ही वाज़ेह हो जाएंगे। बहरहाल वो इस्तेकाम पाकिस्तान पर कोई ऐसा तबसरा नहीं करना चाहिए जिनसे तो उसमें शिकनी हो जाए। ये एक आईनी इख्तियार है हर एक आदमी को
उन्होंने एक पार्टी बनाई है, वो अपनी पार्टी के लिए मेहनत करें और वो पार्टी को जिताएं। तो हर एक आदमी अपनी पार्टी को जिताता है ना, लेकिन थोड़ा अंदाज़ा लगाने के अंदर एहतियात करनी चाहिए। न गलतफहमी का शिकार होना चाहिए, न खुशफहमी का शिकार होना चाहिए। हमें एहतियात के साथ अंदाज़ा लगाना चाहिए। ठीक है हसन मुत्तज़र साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब में बड़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है और आप पीपल्स पार्टी पंजाब के अहम रहनुमा भी हैं और पीपल्स पार्टी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह जरदारी साहब भी काफ़ी अरसा वहाँ रुके रहे, काफ़ी दिन वहाँ रहे और मैदान में हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आप लोगों की पंजाब में खोई हुई एक पॉपुलैरिटी है या जो ग्राफ डाउन हुआ मकबूलियत, आप लोग अब वो खोई हुई मकबूलियत हासिल कर लेंगे इस बार? जी इंशाअल्लाह ताला जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी रिवाइवल हो और नजरियाती बुनियादों पे रिवाइवल हो। हम इस तरह नहीं इकट्ठे कर रहे कि हम जहाज भर भर के ला रहे हैं और हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हम हरगिज ऐसे नहीं कर रहे। हम बड़े सिलेक्टिव किस्म के जो हमारे नजरियाती हमांगी है जिनके साथ, जिन लोगों को हम समझते हैं कि अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ होंगे, वो चेयरमैन पीटीआई की टीम की तरह दुम दबा के नहीं भागेंगे, हालात का मुकाबला करेंगे। अच्छा। हम उन पे अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं कि वो पार्टी के साथ रहे। वो इलेक्टेबल्स ना हो, हमें इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला जो लोग लाएंगे वो इलेक्शन भी जीतेंगे और वो पार्टी का एसेट होंगे, वो पार्टी के साथ खड़े होंगे। इस मुल्क के अंदर आज तक मैं समझता हूँ जो नुकसान हुआ है वो ये इमेच्योर पॉलिटिक्स से हुआ है। तो जैसे ये पार्टियां बना दी जाती हैं और फिर टाइमली उनको डिसमेंटल करना पड़ता है, जैसे कि तहरीके इंसाफ हुई है कि 8 मई को बहुत बड़ी जमात थी और 9 मई को आप देखें कि उसके साथ हुआ क्या है। उसका रोने वाला कोई नहीं है। मैं असेंबली में इन्हें कहता होता था कि यार तुम वो लोग हो जिन्होंने इमरान खान की मुलाकात नहीं करनी, आज उसकी वो बैठा है, कोई उसकी मुलाकात को नहीं जाता, वो अकेला बेचारा बैठा बातें कर रहा है। यार मेरे साथ कोई बात नहीं करता, मुझे कोई मुंह नहीं लगाता। वो जो एक पूरी फौज बाहर खड़ी होती थी, हम जान दे देंगे, हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। अब वहां आप जाके नहर पे खड़े होके देखे, कुत्ता भी दौड़ के गुजरता है कि कहीं मेरा जियो फेंसिंग में ना आ जाऊं। तो ये हालात है। ऐसे जो मैं समझता हूँ ऐसी ताकतवर जमातें हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान को अगर नजरियाती बुनियादों पे हमने खड़ा करना है, अगर इसे कायदे आजम का पाकिस्तान बनाना है, अगर शेख जुल्फकार अली भुट्टो का पाकिस्तान बनाना है, तो फिर हमें नजरियाती और एक सियासी कारकुन लाने की जरूरत है। ठीक है जी। जो मुराद राज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुराद साहब भी जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो आपकी नई पार्टी है, जब इसका संग बुनियाद रखा गया था तो कुछ चेहरे ऐसे तो बड़े बुझे बुझे दिखाई दिए, कोई अपना चेहरा छुपा रहा था, कोई बहुत ज़्यादा दुखी था, एक्सप्रेशंस थे और आपको पता है कि कैमरे की आंख पर कैप्चर कर लेती, आप भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये फिर उसकी क्या वजह थी? जब संग बुनियाद पार्टी का रखा जा रहा है तो ये तो एक खुशी का मौका था, इसमें आप लोगों का एंथुसिज्म, एनर्जी, आप लोगों की एक्साइटमेंट नज़र आनी चाहिए थी। उसमें इतने बुझे हुए चेहरे, उन तासुरात की वजह क्या, मैसेज क्या देना चाह रहे थे चेहरे? देखिए मेरे ख्याल से मेरा तो बिल्कुल भी बुझा हुआ चेहरा नहीं था। हम लोग बैठे हुए थे। अब मैं वहां खड़े होके कह के तो नहीं लगा सकता था। एक सीरियस मेरे ख्याल से आप भी बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। चलिए अगर आप कह रहे हैं मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे याद है कि आप खुश नजर नहीं आ रहे थे। जो अपने चेहरे छुपा रहे थे उनसे पूछें जरूर कि क्यों छुपा रहे थे। उनसे पूछने की बात है, उनका पर्सनल मामला है, मेरा नहीं। क्यों छुपा रहे थे? दूसरी बात जो अभी हसन मुर्तजा साहब ने बात की कि जी उनको चाहिए नजरियाती लोग, तो 40 साल से ये इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं ये भी तो जरा बता दें कि 40 साल में जो अभी तक इनके पास ये इस मुल्क को ठीक नहीं कर सके, कब करना है? इनको 40 साल और चाहिए? 40 साल गुजर गए इससे ज्यादा इनकी पार्टी को। मुल्क आज जिस नहज पे खड़ा है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग अब लेकर ये आ रहे हैं इस दफा कि वो कहेंगे जी कि हम दोबारा से पाकिस्तान को अब बिल्कुल ठीक कर देंगे। हर चीज में से तो हम गुजर गए हैं, हर इनका डायलॉग सुन चुके हैं, हर चीज सुन चुके हैं। अब इन्होंने तनकीद की है, मैं इसलिए इस बात पे आ रहा हूं। मैं इस वक्त बैठ के पॉलिटिकल तनकीद नहीं करना चाहता था। बात इन्होंने शुरू की है, इसलिए मैं इनसे इनकी बात का जरा कंप्लीट करना चाह रहा हूं कि एक पार्टी जो 40 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है और कहती है जी हमने इस मुल्क के लिए ये किया वो किया,
कराची तक में तो अभी तक टैंकर से पानी, खुद बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी कि मैं टैंकर से पानी लेता हूँ। सो इसलिए अगर अब कौन सा अलादीन का चिराग लेकर इस दफा आ रहे हैं कि ये ठीक कर देंगे, और अगर ये समझते हैं कि पंजाब में आके ये इलेक्शन जीत जाएंगे या यहाँ पे इनकी कोई मेजॉरिटी हो जाएगी, मेरे ख्याल से माइनॉरिटी भी शायद ना हो, क्योंकि मुझे याद है कि 2018 के इलेक्शन में जो मेरे हल्के से पीपल्स पार्टी का बंदा लड़ा था उसके 1800 वोट थे मेरे ख्याल से, या 2000, और मेरे, क्योंकि मेरे विनिंग वोट था 50,000 से ज्यादा था। सो इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कौन सा अलादीन का चिराग है जो लेकर आ रहे हैं 40 साल के बाद, कि वो कह रहे हैं कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है। कब ठीक करना है, कितना टाइम और चाहिए, प्लीज जरूर ये बता दें कि कितने साल और चाहिए या कितने महीने और चाहिए, कितने चिराग और कितने चिराग और। जी हसन साहब, जी मुराद साहब, जी मुराद साहब आपका जवाब हसन साहब से सुनिएगा। मैं मौलाना साहब से भी माफी ब्रेक के बाद नहीं होंगे जी हसन साहब सर। जी गुजारिश ये है जी हसन साहब जवाब दे दें जरा फिर। मुखातिब भी नहीं कर रहा था, ये बार बार 40 साल का कह रहे थे, इन्हें पहले तो बताएं हमें 50 साल से ज्यादा हो गए। हमने इस मुल्क को एटम बम दिया है, हमने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, हमने इस मुल्क को पासपोर्ट दिया है, हमने इस मुल्क को ID कार्ड दिया है, हमने सूबों को शनाख्त दी है, हमने सूबों को नाम दिए हैं, हमने डीमोरलाइज फौज को 90,000 जंगी कैदी छुड़वा कर उनका मोराल अप किया था, हमने 5,000 मुरबा मील रकबा बागुजार करवाया था। यार आपने तो 9 मई का वाकया करवा के और आप दुम दबा के इस पार्टी में जाके सर छुपा के बैठे हैं। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? हमारी जमात ने पॉलिटिकल वर्कर्स पैदा किए हैं, हमारी जमात ने पॉलिटिकल लीडरशिप दी है इस मुल्क को। आज भी हर पॉलिटिकल पार्टी देख ले, उसमें जो टॉप लीडरशिप होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नर्सरी से ग्रूम्ड होके गई होगी। आप 9 मई के वाकया को तो जरा आज उसको तो डिफाइन करें कि उसका जिम्मेदार कौन है। आप लोग थे जिन्होंने शोहदा की यादगारों को तोड़ा, आप लोग थे जिन्होंने 9 मई को आर्मी तंसीबात पे हमले करवाए और आज मासूम बच्चों को जेलों में छोड़ के आप एक घोंसले में आके बैठ गए। आप बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहते हैं, आपको पता है कि वहां का अंडर वाटर जो है वो सही नहीं है, वहां पे पानी 300 किलोमीटर दूर से जाता है। फेडरल गवर्नमेंट हमेशा सिंध के साथ ज्यादती करती रही, अब भी ज्यादती हो रही है। चलिए मैं आपका जवाब लेती हूँ, ठीक है हसन साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप हमारे बाद भी ज्वाइन कीजिएगा। ब्रेक के बाद मुराद साहब यहीं से आपसे जवाब लूंगे, मुफ्ती कवायद साहब आपकी तरफ भी आऊंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन मुर्तज़ा साहब, मुफ्ती किफ़ायत साहब और मुराद राज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। हसन साहब आप ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे और मुराद साहब मुझे आपसे जवाब लेना था, लेकिन हसन साहब कुछ अगर आप ऐड करना चाहें तो जल्दी से कर दें ताकि मैं मुराद साहब की तरफ मैं यही कह रहा हूँ कि 9 मई के जो असल जो जिम्मेदारान है, जिन्होंने 9 मई का वाकया करवाया है, जिन्होंने 1 साल से इस मुल्क के मेरे देश के नौजवानों को बहका कर फिसला कर उनको रियासत के सामने खड़ा किया, आज उन्हें जेलों में छोड़कर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेगुनाह साबित कर अपने आप को कर रहे हैं। ये जिम्मेदारान है 9 मई के वाकयात के, ये मेरे शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले हैं, ये मेरे से पानी का हिसाब मांग रहे हैं। मैं इनको बर्दाश्त नहीं करता कि ये 9 मई के जिम्मेदारान है। असल जिम्मेदार इमरान खान और उसकी टीम है, इन्होंने ये सारा वाकया किया है। आप इनको तहरीके इस्तेहकाम के नाम पर, तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम पर इन्हें शेल्टर दिया जा रहा है, इनको महफूज किया जा रहा है, और मेरे नौजवान जो है वो जेलों में पड़े हैं, उनको रियायत होनी चाहिए, इनके साथ एहतसाब होना चाहिए। ये इस काबिल ही नहीं है कि इन पर रहम किया जाए। इन्होंने इस मुल्क के 4 साल जाया किए, इन्होंने इस मुल्क की मईशत तबाह की, इन्होंने इस मुल्क के अंदर सियासत की जो रिवायात थी वो खत्म की, इन्होंने बदतमीजी के कल्चर को आम किया, इन्होंने गाली गलौज को अपना मकसद बना लिया।
ये है किसी रियायत के काबिल? चीखने की जरूरत नहीं, चीखने की जरूरत नहीं। चले मुराद साहब का जवाब लेते हैं। हसन साहब एक मिनट, आप मुराद साहब का जवाब ले लेते हैं इस पे। जी मुराद राज साहब। सबसे पहले तो मैं हसन साहब, चले मैं जवाब लेती हूँ ना। हसन मुर्तजा साहब एक मिनट, अच्छा मैं जरा जवाब ले लूँ। जी। चीखने की जरूरत नहीं है, चीखने की जरूरत नहीं। आपकी आवाज आ रही है। इमेच्योरिटी ना दिखाएं, इमेच्योरिटी ना दिखाएं। आप एक सीनियर पॉलिटिशियन, जिसने इस मुल्क के लिए जान दी। अच्छा हसन साहब आप मुझे प्लीज टाइम दे ताकि मैं मुराद राज साहब से भी जवाब में मुझे मुफ्ती किफायत साहब की तरफ जाना है। हसन साहब आपका पॉइंट आ गया है। हसन मुर्तजा साहब देखिए मैंने आपको बड़ा आपके बारे में बोलने का मौका दिया, मैंने इंटरव्यू किया, अब दूसरे पैनलिस्ट का भी जवाब ले लें। हसन साहब ये लाइव शो है, मुझे दूसरे पैनलिस्ट पे भी जाना है। पागल आदमी को कराची में पानी नहीं है। ये मैच्योरिटी। अच्छा मुराद साहब टीम ये जरा मुराद साहब की बात हसन साहब अगर आप मुझे मौका दें मैं उनसे जवाब ले लूं। मैंने ब्रेक से पहले भी आपको मौका दिया, ब्रेक के बाद भी कहा कि जरा बात दोहरा दें जिन नाज़रीन ने जी वो जरा सुन ले कि आप ब्रेक से पहले सवाल क्या छोड़ करके। मुराद साहब, हसन साहब मुझे एक मिनट दे दें, अगर आप मैं जवाब ले लूं। हसन साहब मेरे पास टाइम कम है, मुझे ब्रेक पे जाना है। जी मुराद साहब, जी मुराद साहब इनको सुनते रहे, मैं तो नहीं बोल रहा जब तक। हसन साहब प्लीज ताउन कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइव शो है, आपका पॉइंट आ गया डिटेल में, मुझे मुराद साहब से जवाब लेना, मुफ्ती किफायत की तरफ जाना है। और मैं क्या बताऊंगा तेरी औकात क्या है? तुझे आज तक ज्यादा टकराई कोई नहीं, तू इमरान। हसन साहब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइव शो है, सब आपको सुन रहे हैं, आप उनको भी मौका दें जवाब देने का। तुम झूठे मक्कार हो, चोरों के, और चोरों को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। एक मिनट हसन मुर्तजा साहब प्लीज मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप दूसरे मेहमान को भी बोलने का मौका दें, लाइव शो है ये। हसन मुर्तजा साहब आप मुराद साहब का भी पॉइंट सुन लें, तो मुफ्ती किफायत की तरफ भी जाना है। ये होता कौन है? सिंध की बात क्या हो गया हसन साहब, आपको हौसला रखें। अच्छा मुराद साहब आप अपना जवाब देना शुरू करें। हसन साहब मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुराद साहब आप जवाब दें। क्या हो गया हसन साहब, दूसरे मेहमान का भी जवाब लेने दें। मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट हो गए। हसन साहब मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है, दूसरे मेहमान का जवाब लेने दें। जी मुराद साहब किस चीज का जवाब लेने दूं? इसको मैंने ये देखें ना, खा रहे हैं बंद करेंगे ये भांड इसी तरह नहीं है। और इसको मुराद साहब आप जवाब तो दें। मुफ्ती किफायत साहब आप इस सिचुएशन पे क्या कहेंगे? मुफ्ती किफायत साहब दोनों को तहम्मुल और बर्दाश्त। मुफ्ती साहब प्लीज कंटिन्यू, आप बोलना शुरू करें। टीम मेरी सबसे बड़ा मेरी राय तो ये है कि अपना मौक़िफ़ छोड़ो नहीं, दूसरे के मौक़िफ़ को छेड़ो नहीं, तहम्मुल से आप बात करें और अगला आदमी तहम्मुल से सुने, अपने मौक़िफ़ पर जवाब दे। और हमारी बात दलाइल से मुज़य्यन होनी चाहिए, हमारी बात आवाज़ ऊंचे करने की वजह से नहीं होनी चाहिए, अपने पार्टी के मौक़िफ़ पे खड़ा होना चाहिए और दलाइल से बात करनी चाहिए। मेरी तो ये राय होगी इस मामले में। मैंने कभी आज तक इस अच्छी बात आप कह रहे हैं, ठीक है। अब देख लें 10 मिनट का सेगमेंट था, अब इसमें अब मुझे बताया जा रहा है कि 3 मिनट के बाद ब्रेक है। 7 मिनट हसन भैया बोलते रहे। जी मुराद साहब अब आप जरा फरमा दीजिएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। हसन साहब थैंक यू वेरी मच। आपका ये शो जो है ना बिल्कुल इट इज एन इमेच्योर शो, क्योंकि यहाँ बात कर सकते नहीं, ना मैं लड़ने के लिए किसी से आया था, ना मैं बात करने आया था। इस तरह अगर मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा तो मुझे क्या जरूरत है? मुराद साहब मैं तो आपको बार बार कह रही हूँ बोलना शुरू करें, हसन साहब नहीं खामोश हो रहे। मैं क्यों बोलना करूँ? मैं ये लाइव शो है, अगर वो बंदा बोल रहा है तो किस अच्छा मुराद साहब अपना जवाब दे दीजिए आप। जवाब दे हसन साहब प्लीज, मैं लाइव शो में क्या करूँ? आप चुप ही नहीं कर रहे। नहीं मुराद साहब मैं क्या करूँ फिर? हसन साहब से लड़ना शुरू कर दूं? मैं तो तब से चुप करवा रही हूँ ना। नहीं जी, आप और मैं क्या करूँ? इसी तरह होता है, माइक बंद कर देते हैं जब लोग एक्स्ट्रा बोलना शुरू करते हैं। माइक बंद करना भी अनएथिकल होता है। मैं आपका माइक बंद करूंगी तो आप कहेंगे मेरा माइक बंद कर दिया था। नहीं, माइक का मेहमान ने कैसे बंद कर सकते हैं ना, ये अनएथिकल नहीं होगा। चलिए मुराद साहब आप बोलें। मुराद साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज अपना मौकिफ दीजिए। मैं तब से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मौकिफ दीजिए। हसन साहब आप खामोश हैं।
जी मुराद साहब जी, सब आप लोग को देख रहे हैं, अभी आप लोग इस्तेकाम की बातें कर रहे हैं, बेहतरी की बातें कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की बातें। जी मुराद साहब प्लीज प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त आप मुझे कहेंगी कि बात मत करें, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। आप मेरा माइक बंद भी कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने कह दिया कि अवाम देख रही है ना, आपको भी देख रही, उनको भी देख रही, मुफ्ती किफायत को भी देख रही, मैं चुप करवा रही, मुझे भी देख रही है। ये अवाम पे छोड़ते हैं कि उन्होंने ये जो सब कुछ हो रहा था इस पे वो क्या कंक्लूड करते हैं। आप अपना मौकिफ दें। देखिए, बात ये हो रही थी कि ये कह रहे थे कि जी हमने एटम बॉम्ब बनाया, हमने मुल्क को भी तोड़ा, उस वक्त 2 हिस्सों में कर दिया, हमने पासपोर्ट भी बनाया, पता नहीं क्या क्या किया। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज वो एटम बॉम्ब कितने लोगों जो हैं, अब पाकिस्तान की अवाम, उनको दाल रोटी भी खरीदने के लिए उनके पास पैसे हैं? उनके पास पैसे हैं कि अपने स्कूलों के जाके बच्चों की फीसें दे सके? उनके पास अपने घर के खर्चे चलाने के लिए पैसे हैं? ये कहते हैं जी हमारी 50 साल पुरानी पार्टी है। मैं कहता हूँ जी आपकी 100 साल पुरानी पार्टी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान के आम शहरी की आज हालत है, तो वो इन पार्टियों ने मिलके किया ना, किसने और किया है? 50 साल वो कह रहे हैं, मैं उनको 100 साल दे देता हूँ। नून लीग है, मैं उनको 30 साल कहते, मैं 40 साल उनको दे देता हूँ, 50 साल उनको भी दे देता हूँ। आज मुल्क जहां पे खड़ा है डॉक्टर फिजा, आप मुझे ये बताएं कि वो इन्होंने क्या किया है कि आज हम उस जगह खड़े हैं जहां पे पाकिस्तान के 70 साल से बदतरीन हालात हैं, कि 70 साल में इतने बुरे हालात नहीं थे, जहां आज डॉलर खड़ा है, जहां आज इकोनॉमिकली खड़े हैं, जहां पे आज आप इंडिविजुअल इनकम देखें कहां खड़े हैं, जहां पे हम देखें कि जो नौकरियां हैं वो कितनों के पास है और कितने के पास नहीं है, कितना आपका नौजवान है जिसके पास कुछ नहीं करने के लिए, कहां पे खड़े हैं। आके बैठ के बात करना बड़ा आसान है, हमने ये किया वो किया, जो चीज कर दी आप देखिए उसका फर्क इंडिविजुअल पाकिस्तानियों पे क्या फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। आज जो हालात है आम आदमी के, आप उसके ऊपर चलें, जो अवाम के हालात हैं। अगर हम पॉलिटिक्स करते हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए तो नहीं कर रहे, हम तो पाकिस्तानियों अवाम के लिए करते हैं, अवामी नुमाइंदे। बिल्कुल। अच्छा, आपकी इजाजत से मुफ्ती किफायत साहब, क्योंकि ज्यादा टाइम तो हसन मुर्जा साहब ले गए, पता नहीं क्या हो गया था हसन साहब, आपको पता नहीं क्या हो गया था, रिपीट जरूर देखिएगा हसन साहब। मुफ्ती किफायत साहब आपका लास्ट कमेंट। जी जी, अब मुफ्ती साहब को प्लीज, मुफ्ती साहब आप नाराज ना होइएगा, आपको मौका ही नहीं मिला। मुफ्ती किफायत जी जी, मुफ्ती के फायदे लग रहे हैं। मुफ्ती साहब जी, मुफ्ती साहब लास्ट कमेंट दे दें अपना। मैं कहता हूँ कि बहुत शुक्रिया, आपने ताक़ुन किया मुफ्ती साहब, आपको मौका नहीं मिला। सूरत हाल पर एक बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां तो हैं, उन्हें जमहूरियत के लिए उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो फांसी पे चढ़े, बेनज़ीर भुट्टो बिल्कुल है, बहुत कुर्बानी है, उनके भाई भी, यानी उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां तो दी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम जब तस्करा करें तो थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। और ये मुल्क को जो हमने एटम बम का माला बना दिया है, तो हम तो यहाँ ऐसे हसास मकाम पर रहते हैं, इंडिया हमारे पास है, अगर हमारे पास एटम बम ना होता तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती। लेकिन मैं दोनों भाइयों से ये कहता हूँ, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें किसी एक पार्टी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। 35 साल तो एक पार्टी को कह रहे मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, इनकी कमी है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और हसन साहब, आप ये रिपीट में या यूट्यूब पे जरूर देखिएगा ये वाला सेगमेंट। और मुझे ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब। वेलकम बैक नाजरीन। DG FIA बशीर मेमन साहब ने 2 साल पहले ये कहकर एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डालते रहे, और आगे चलकर इन इल्ज़ामात की जो फहरिस्त है हमने देखा कि तवील होती चली गई। अच्छा, बशीर मेमन साहब ने इल्ज़ाम ये आयद किया था कि ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ जो गद्दारी और मरीम नवाज़ के खिलाफ जज को धमकाने पर, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने पर भी दबाव डाला गया। अच्छा, PTI की जानिब से आपको याद होगा इन इल्ज़ामात की मजम्मत की गई थी और बशीर मेमन साहब को झूठा करार दिया गया था। अब सवाल ये है कि इतने संगीन इल्ज़ामात आखिर किसी मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सके?
क्या ये किसी वक्ती सियासी लहर का नतीजा थे और इनका जो हदफ है किसी को कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचाना था? और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए किए जाने वाले इंकशाफात बाद में क्या किसी कह लें कि मसलहत और सियासत की नज़र हो गए? ये सब जानने के लिए आज मैंने प्रोग्राम में दावत दी है साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब को। बशीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मेमन साहब, सबसे पहले ये कि आप कहते रहे कि जुडिशल कमीशन बना दें, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तो PTI की हुकूमत भी नहीं है और जो PDM जमातें हैं इक़्तिदार में हैं, तो आप पर भी कोई दबाव भी नहीं है, तो क्यों कोई केस नहीं किया जाता, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं बड़ी सिंपल बात करूं, मैं जिस वक्त बात की थी उस वक्त हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी वजीर आज़म पाकिस्तान थे। उस वक्त चीज़ें चलती रही। मैं उस वक्त भी यही उनको कहता रहा कि जी आप कोई कमीशन, कोई इंक्वायरी बना ले टीम। अब मैं आता हूँ चीज़ों की तरफ जी। जो काजी फाइज ईसा साहब का केस है वो तो खुद उन्होंने माना कि मैंने गलत किया, इसका मकसद है कि मैं सही था, मैं जो बात कर रहा था अब उसके लिए इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरा मैंने ये कहा था कि नैब जो उस वक्त थी वो सारी की सारी एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब के ब्लैकमेल हो रही थी। उस वक्त वो जो चाहते थे उनसे वो खुद करवाते थे। उन्होंने ऐलान किया था अमेरिका में खड़े होकर के, आपको याद होगा कि जी मैं अभी जाकर के उनको सबको पकड़ता हूँ। हमने शाहिद खान अब्बासी साहब को पकड़ लिया, कोर्टों ने फैसले दे दिए, उसके बाद आए ये सारे फैसले। मरियम नवाज साहिबा के जो उन्होंने कहा था वो सारे के सारे केसेस तो सबूत के तौर पे कोर्ट में मौजूद हैं और कोर्ट में वो केसेस चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो एनसीए ने उनको क्लियर करके भेज दिया। जाहिर है वो जो बातें मैंने की थी वो सारी की सारी सच साबित हो चुकी है बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। और बजाते खुद एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने खुद फरमाया है कि मैंने गलत किया। तो अब उसमें मेरे ख्याल में अब ज्यादा कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। खुदा उनको खुद दिखा रहा है, खुदा दिखा रहा है उनको, उनके झूठ की सजा उनको ये काफी नहीं है, ये झूठ की सजा इतनी ज्यादा मिल रही है। और फिर जो ट्रोल्स होते थे, जो मुजम्मत होती थी और जो गालियां आजकल आप देख नहीं रहे सोशल मीडिया का क्या हाल है। वो कल एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, डॉक्टर साहब थे जो PTI के बड़े सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे, डॉक्टर फरहान विर्क जी। उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे दुख हुआ। लेकिन दुख हुआ कि वो खुद हर चीज कह रहे थे और वो कहते कि मैं दुखी हूँ। तो ये सारे के सारे अब चले आप डॉक्टर फरहान विर्क जो भी कहते होंगे ठीक है, वो कहते हैं जी कि उनको हिदायत मिल गई, उनको समझ आ गई। लेकिन उस वक्त जो ये PTI के लोग, ये जो यंगस्टर्स हैं सोशल मीडिया पर उधम मचाए हुए थे, और अब तो ये उधम इतना कि पकड़ा नहीं जा रहा होता, मतलब गालम गलोच तक बातें आ जाती हैं, किरदार कुशी तक आ जाते हैं अगर ये आपसे इख्तिलाफ रखते हो। तो तब फरहान विर्क साहब ने तो ये सोशल मीडिया इनका इतना उठाया था। बेटा मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उनके पछतावे की बात कर रहा हूँ। चलिए अगर पछतावा हो रहा है ठीक है जी। उनको पछतावा है जो मुझे लगा, कल का मैंने जो उनका इंटरव्यू सुना मंसूर अली खान साहब के साथ, मुझे लगा कि उनको पछतावा बहुत ज्यादा है। ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने सारे साल जाया किए, वो ये समझते हैं। अब मैं एक पढ़े लिखे आदमी, मिडिल क्लास का लड़का, मिडिल क्लास का नौजवान, उसकी मैं आपको बात बता रहा था। ठीक। और फिर आजकल इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जो तन्हाई और फिर जो उनका जो इस वक्त जो वो ब्रिगेड है वो भी गायब है, और फिर खास तौर पे उन्होंने जब से 9 मई का वाकया हुआ जी, हमारे शोहदा की जो बेहुरमती की गई,
मैं समझता हूँ जो इमरान अहमद खान न्याजी साहब के खिलाफ जो नफरत का तूफान है इस पूरे पाकिस्तान के आम आदमी, मैं अपने आप को आम आदमी ट्रीट करता हूँ, मैं आम आदमी हूँ भी, जाहिर है आम आदमी हूँ, आम पाकिस्तानी हूँ, तो नफरत का जो तूफान है, जो हमारे MM आलम साहब का जो जहाज उसको डिस्ट्रॉय किया, फिर कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, और सबसे ज्यादा शोहदा की वो की गई। मैं चूंकि पुलिस अफसर रहा हूँ, शोहदा पुलिस के भी होते हैं, और जो हमारे कैप्टन कर्नल शेर खान साहब की जो लगी हुई थी स्टैचू, शोहदा के जो यादगार थी, उनकी जो बेहुरमती की इंतहाई काबिल मुजम्मत था ये सब, इंतहाई काबिल मुजम्मत नहीं, इंतहाई ये जूते लगने के लायक था। एग्जैक्टली। लेकिन कुदरत ने उनको इतना नफरत का तूफान दिया है, कभी अकेले फिरती है, और वो जाहिर है, मैं तो अब जाहिर है एक देहात में बैठा हुआ आदमी हूँ, अब यही मैं जो मीडिया पे कभी कभार ही, जाहिर है हमारे पास प्रॉब्लम्स है कम्युनिकेशन के, तो नफरत नहीं है ये कि एक आदमी जो कोर्ट में भी जाता था तो 4000-5000 लोग साथ होते थे उसके, आजकल अकेला फिरता है। और मुझे हैरत होती है उन लोगों पे कि अपनी बेगम साहिबा को तो वो ले जाते हैं चारों तरफ से चादर लगा के कोर्ट में भी, और दूसरे की बच्चियों को कहते थे कि रात को 9 बजे उधर आकर के ज़ुबान पार के बाहर खड़े हो जाओ, इसलिए कि मेरी चौकीदारी करो। ये आपको दोहरा कानून से बात याद, दोहरा मयार के अलावा कानून से, दूसरी बात मैं आपको बिल्कुल वैसे पुलिस ऑफिसर बता रहा हूँ, कानून से भागता वो है, इंटरोगेशन से वो भागता है, पुलिस से वो भागता है जो चोर होता है। जो सीधा साधा आदमी होता है वो सीधा पुलिस के पास जाता है और आकर के बताता है मैं बेकसूर हूँ, आप मुझे साबित करो। और खान साहब ने जो फॉरेन फंडेड पार्टी है उनकी, जो उनके फॉरेन फंडिंग का उस पे स्टे लिया हुआ है, 7 साल उसका रिजल्ट नहीं आने दिया, जो उसका उस पे स्टे लिया हुआ है, जो उनके पास केसेस है उनके ऊपर खिलाफ केसेस है, हर केस के ऊपर उन्होंने स्टे लिया हुआ है। ठीक। अच्छा मेमन साहब, जरा ये वक्त की कमी, जरा जल्दी से जरा मुझे बताइएगा कि ये जो आपने रिटायरमेंट के बाद जब बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए थे, आपको याद होगा, तो फवाद चौधरी साहब बड़ा बोले थे, उन्होंने कहा था कि जबरी तौर पर जो आपकी रिटायरमेंट है उसके बाद आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं और यहाँ पे सारी बातें कर रहे हैं, जो भी उनके अल्फाज थे, लुबे लुबाब ये था कि वो कह रहे थे कि जी आप जबरी तौर पर रिटायर होने के बाद ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा था कि आपने इस्तीफ़ा दिया था अपनी मर्जी से। तो ये जो मामला था, ये बेसिकली माजरा था क्या? बेटा मेरा इस्तीफा रिकॉर्ड पे मौजूद है, इस्तीफा का एक्सेप्टेंस भी रिकॉर्ड में मौजूद है। फवाद चौधरी साहब वैसे ही आपको उस वक्त जहनी कैफियत उनकी कुछ और थी, आजकल उनकी जहनी कैफियत कुछ और है। उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है, लेकिन जहनी कैफियत की भी तो बात होती है ना। उनकी जहनी कैफियत उस वक्त कुछ और थी, आजकल ज़हनी कैफियत कुछ और है। तब हवाओं में उड़ रहे थे। मेरे पास तो हाँ बेटा, हवाओं में नहीं फजाओं में मेरा बेटा। अच्छा मेरा बेटा, ये मेरा वो नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इशूड है, आप एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में पड़ा हुआ कि रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड, और मेरा रेजिग्नेशन रिटर्न में होता है। अच्छा फवाद का जिक्र हुआ तो मुझे याद आया किस तरह का भी वाकया पेश आया था ना, कि पता नहीं आप इस तरह की खबर आई थी कि आपको वॉशरूम में बंद कर दिया गया था, वो फिर बाद में कोई और कहानी सामने। आज जरा ये भी बता दें आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, वो क्या मामला था? मेरा बेटा हुआ ये था जी कि हम गए थे, मुझे आजम खान साहब ले गए थे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद न्याजी साहब के पास, और उधर उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के लिए कोई इंतहाई गलीज किस्म की बात की, जिसपे मुझे थोड़ा सा मैं शाउट करने लगा और थोड़ा सा माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया, जिसमें शाउटिंग एंड पे मैं था और प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी कुर्सी में दुबक के बैठे हुए थे। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मैंने पुलिस अफसर हूँ, मैं इंटरोगेशन भी किया और इन्वेस्टिगेशंस भी किया, सारी जिंदगी यही काम किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं ये नहीं कहूँगा कि डर गए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि घबरा गए।
अच्छा, उसके बाद मुझे आज़म खान लेकर के बाहर निकला तो फिर मैंने बहुत ही ज्यादा मुखलसात बकी। फिर उसके बाद वो मुझे अपने ऑफिस में लाया तो मेरे तो टेम्परेचर डाउन ही नहीं हो रहा था, तो वो मुझे फिर अपने साथ बाथरूम में उन्होंने कहा कि सर खुदा का वास्ते क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर के साथ बदतमीजी की आपने और इधर आप गालियां दे रहे हैं। और जाहिर है फिर उन्होंने मुझे ठंडा किया। दिस वाज दी होल। मरियम नवाज साहिबा को हमारे यहाँ देखो बेटा, वज़ादारी होती है, औरत की, खातून की इज्जत होती है। और मुझे दुख की बात यह है कि सारी की सारी इनके जो इनका जो पीटीआई है उसमें खवातीन और मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां, मेरी बहनें वो भी जाती हैं। ये और लेडीज के बारे में ये रखता, तभी तो उसको ये सजा मिल रही। अच्छा, फिर आप यहाँ पे ये इल्ज़ाम भी लगाते आए कि जी आपकी हमदर्दियाँ नून लीग के साथ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए आप जो मुकदमा जो है वो करने से इनकार करते रहे, यानी आपको ये लिंक करते रहे कि जी आपकी तो एक सियासी जमात के साथ बड़ी वाबस्तगी है, मतलब ये इल्ज़ाम ही होगा। आप क्या कहेंगे? बेटा मैं आपको एक अर्ज करूँ जी फिजा बेटा, देखो जी जमात के साथ वाबस्तगी होना कोई बुराई है, इलीगल है, गैर कानूनी है। मैं फ्री सिटीजन हूँ आज पाकिस्तान का, मैं अपना सियासी वो करियर भी शुरू कर सकता हूँ, कोई इसमें ऐसा कोई मुज़ायका नहीं है, ना कोई इसमें कोई छुपाने वाली बात है। जिस दिन करूँगा यकीन करो मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, मेरा वादा है तुमसे, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अभी शुरू भी कर सकता हूँ, चंद दिनों के अंदर शुरू कर सकता हूँ, वैसे मैं बता रहा हूँ, और कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं जाहिर है मैं यहाँ पे हम लोगों की खिदमत करते हैं। मेरा भाई यहाँ पे पॉलिटिकली एक्टिव है, वो यहाँ पे एमपीए का इलेक्शन लड़ता है मेरे गांव से। यानी अनकरीब हम अनकरीब सियासत में देखेंगे बेटा कोई इसमें ऐसा कोई इसमें कोई इशू भी नहीं है, और सियासत का मतलब है आपको भी राइट है, यानी हम आपको बतौर सियासतदान देखेंगे अनकरीब। बेटा कोई इसमें ऐसा कोई इसमें ऐसी कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। ठीक है, यानी हम देखेंगे, और इसमें बुरा नहीं, बेटियों से कोई बात नहीं वो की। अच्छा चले, अगर आप सियासत में आएंगे, लास्ट में जरा बता दें, आखिरी मिनट है बशीर मेमन साहब, सियासत में आप आएंगे तो सबसे पहले आपका फोकस किस चीज़ पर होगा? जाहिर बात है बड़े चैलेंजेस होते हैं इस वक्त, अगर आप मुल्क को देखें तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या होगा? बेटा सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल में इस मुल्क की इकॉनमी है। इस मुल्क की इकॉनमी और गुर्बत की दूरी, जो जीडीपी ग्रोथ हमारी बेहतर होनी चाहिए, हमारी यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। अगर मैं सिंध की बात करूँ तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, रोजगार के मौके मिलने चाहिए। जो हमारे पास अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर पे हमें ध्यान देना चाहिए, इरिगेशन सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर होना चाहिए। और जो हम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जो यूरोप में या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में जो बेसिक नेसेसिटीज है, वो यहाँ पे लग्जरीज है बेटा। एजुकेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। हेल्थ का जो निज़ाम है बिगड़ा हुआ है उसको ठीक होना चाहिए बेटा। यहाँ पर जो मिसमैनेजमेंट एंड मिस गवर्नेंस के जो इश्यूज है उनको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है जी बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। को जाने से पहले देखिए मेहदी हसन साहब की याद में हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया, अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। मैं यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।